हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ पहली क्लास ये इंग्लिश टीजीटी इंग्लिश के पीवाईक्यूज़ की स्पेशल जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है 60 नंबर का, ये उसकी पीवाईक्यूज़ की क्लास है। ठीक है, तो ये कॉमन सब्जेक्ट की पीवाईक्यूज़ की नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे होते हैं जो कि कॉमन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एच टेट टीजीटी, ठीक है, एच टेट टीजीटी के स्टूडेंट हैं, मतलब आप एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं छोटा टीजीटी की इंग्लिश की, तो ये उन्हीं के लिए ये वाली क्लास है स्पेशल इंग्लिश की। ठीक है, 60 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करें करना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है किसी एक ईयर में, वो पूछा गया है एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या एक्शन को डिस्क्राइब करता है? हाँ जी, करता है एक्शन को। भाई किसी का जो एक्शन है वही तो डिस्क्राइब, वह धीरे से चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो एडवर्ब क्या है? एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई भी कर रहा है। ठीक है, वर्ब का हमें पता लग रही है कि क्वालिटी कैसी है। मॉडिफाइज एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो तीनों ही चीज़ होती हैं एडवर्ब में। तो एडवर्ब का जो आंसर होगा वो कौन सा राइट है? वो है नंबर डी, ऑल ऑप्शंस आर राइट। ठीक है, आंसर इज नंबर डी। ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल प्रैक्टिस्ड बाय द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी इज कॉल्ड। भाई एक सिस्टम है जहां पर भी रेशियल डोमिनेशन यानी कि किसी के कलर के ऊपर, जिस किसी का रंग के ऊपर जब किसी को नीचे दिखाया जाता है, जो डार्क स्किन वाले लोग होते हैं लोगों के द्वारा, और वाइट सुप्रीमेसी को ऊपर रखा जाता है। वाइट सुप्रीमेसी यानी कि जो गोरे लोग हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अपार्थीड। क्या कहा जाता है? अपार्थीड। इसके बाद है 93, दैट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इज रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेम। तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है जिसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है उसकी वर्ब के अकॉर्डिंग। तो शीला आस्क्ड द चिल्ड्रन आर यू रेडी टू डू द वर्क। शीला ने बच्चों से पूछा कि क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो। तो जो शीला ने पूछा है वो आस्क्ड, यानी कि ये पास्ट में बात हो चुकी है, तो हमें ये वाला भी पास्ट में लेकर ही बताना है और इसको इनडायरेक्टली बदल देना है। तो आंसर क्या है इसका? पहला पहला पढ़ लेते हैं। शीला आस्क्ड द चिल्ड्रन, ये तो ठीक है। इफ या वेदर दे वर रेडी टू डू द वर्क, तो यहाँ आर की जगह वर आएगी, ये भी सही है। और यहाँ पे जब इसने क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ इफ़ या वेदर से ये शुरुआत होगा, तो ये दोनों ही आ सकते हैं, इफ़ या वेदर। तो पहला ही आपका यहाँ पर सही है आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नंबर ए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े तो देखिए मेरी ना, अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ मैंने पढ़ा दिए हैं, लेकिन मेरी एक सीरीज चल रही है चैनल पर जिसमें मैं इंग्लिश ग्रामर को आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप एक बार उसको फॉलो कर लें, उसको देख लें चैनल पर इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को। तो वहाँ से आपको धीरे धीरे, जब तक आप इसको देख रहे होंगे 2 दिन में 4 दिन में, तो आपको शायद ये सारा कंटेंट मिल जाए। इसके बाद है लर्निंग कैन बी मेड मोर रिलायबल, इजी एंड नेचुरल इफ़ टीचर्स वर्क ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट वन। भाई जो लर्निंग है उसको आसान भी बनाया जा सकता है और काफ़ी रिलायबल भी बनाया जा सकता है, उसको नेचुरल भी बनाया जा सकता है। कब? जब टीचर इन सारी चीज़ों को फॉलो करे, लेकिन इसमें से एक को फॉलो ना करे। एक्सेप्ट वन कहा गया है इसमें से। तो कौन सी चीज़ है जो नेगेटिव है, जिसको टीचर को फॉलो नहीं करना? तो थोड़ा जल्दी देखो, 60 क्वेश्चन है, मैं पूरा एक एक को डिस्क्राइब यहाँ नहीं कर पाऊंगी, एग्जाम भी नज़दीक है। तो अच्छा है कि हम एक बार आंसर को पढ़कर ही अपना माइंड तैयार कर लें एग्जाम के लिए। तो आंसर इज वन लर्न्स ओनली वाई वॉट एकेडमिक्स वुड टीच, कि सिर्फ कोई वो उसे ही सीखे जिसको एकेडमिक सिखाता है, जिसको आपकी किताबें, आपका कॉलेज सिखाता है। क्या ऐसा है? क्या सिर्फ वही सीखता है एक इंसान? अब इंसान तो बहुत कुछ सीखता है, जो मतलब इंडिविजुअल है या जो स्टूडेंट है। तो ये इसमें जो है, ये टीचर को फॉलो नहीं करना कि बच्चे बस वही सीखें जो एकेडमिक सिखाए, बल्कि यहाँ पे बाकी और चीज़ भी वो कर सकते हैं। इसके बाद है टू वॉट हुम डज ए क्रूअल आई आउट वन रेफर इन विलियम ब्लैक्स पोएम द स्कूल बॉय। विलियम ब्लैक की पोएम है स्कूल बॉय। ठीक है, एक स्कूल का लड़का। तो उसमें किसके लिए एक क्रूअल आई आउट बोर्न कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया है? आंसर इज इसका नंबर बी, टीचर के लिए। ठीक है, किसके लिए कहा गया? टीचर के लिए, क्रूअल आई आउट बोर्न। इसके बाद है टू फिल द गैप इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेलेक्ट द appropriate set of coordinating conjunctions from the given options। तो अब यहाँ पे आप
तो आपको इसमें गैप फिल करने हैं। सेंटेंस है द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड इट मूव। तो इसमें क्या आएगा जिससे हमारा ये पूरा एक सेंटेंस बन जाए। द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड, तो डॉग है वो एफ्रेड है, भयभीत है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा नाइदर ईट नॉर मूव। ठीक है, क्या आएगा इसमें, नाइदर ईट नॉर मूव। ना तो वो खा पाते हैं ना ही वो चल पाते हैं। जो डॉग होते हैं जो एफ्रेड, जो थोड़े भयभीत होते हैं। इसके बाद है 97, दैट इज विच प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप ए डायरी इन हर फर्स्ट प्लेस। जो एनी फ्रैंक की डायरी थी जो उसकी जगह पे मिली थी, तो एनी फ्रैंक अपनी डायरी को क्या कहकर पुकारती थी। मेन तो इसका अर्थ यही निकलता है। तो आंसर के अकॉर्डिंग हु प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक, और किसने प्रॉम्प्ट किया एनी फ्रैंक को कि वो अपनी एक डायरी लिखे और फर्स्ट प्लेस पर रखे। तो ये है शी वॉन्टेड ए ट्रू एंड रियल फ्रेंड। जो डायरी थी उसकी ट्रू और रियल फ्रेंड थी। उसको लगता था, डायरी का नाम उसने किट्टी भी रखा था, एनी फ्रैंक ने उस डायरी का नाम किट्टी भी रखा था। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डिप्रेस फील कर रही थी, वो डिप्रेस फील ही नहीं करती थी, उसने बहुत इन्जॉय की थी। नाजी युद्ध वगैरह जो हुए थे उस टाइम पे भी वो एक कमरे में बंद रही थी। और ऐसा भी नहीं है शी वॉज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल भी नहीं, माँ बाप के साथ रही थी, बहन थी उसकी। शी लव्ड राइटिंग, तो राइटिंग तो लिखना उसे पसंद था, लेकिन वो उसको फ्रेंड की तरह मानती थी। तो मेन आंसर आपका यही निकलता है। 98 है मैच द फॉलोइंग बाई फिलिंग अप द गैप्स इन द अप्रोप्रिएट सेंटेंस। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो 4 ऑप्शन में आपको यहाँ बताना है कि ये जो फ्रेजल वर्ब है ये किस में आएंगी, किस में सही तरीके से ये अपना करेंगे आंसर। तो ये है गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना या त्याग देना। तो इसका आंसर इज देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। कुछ है आपके पास, कुछ है जिससे कि तुम अपना ये स्ट्रगल गिव अप नहीं कर पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये इसका आंसर होगा कैरी ऑन। कैरी ऑन का क्या होगा, ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट कैरी ऑन वर्किंग विद दिस कंपनी। इस कंपनी के साथ वो काम कैरी ऑन यानी कि करता नहीं रह सकता। कैरी ऑन लगातार करना जो होता है। इसके बाद या जारी रखना हो सकता है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का है इफ़ यू वांट टू गो आउट, यदि तुम्हें बाहर जाना है, आई विल लुक आउट द चिल्ड्रन, तो मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगी। इसके बाद है ब्रोक आउट। ब्रोक आउट होता है तोड़ना या टूटना या फिर हो जाना। ए कम्युनल वार व्हेन द प्लेस ऑफ वर्शिप वाज सेट एब्लाइज्ड बाय सम रिचुअल्स, यानी कि कम्युनल वार हो गया। जो वार होता है ना सांप्रदायिक, जो 2 धर्मों के बीच में हो जाते हैं, तो ये हो जाता है आपका एकदम हो जाना, युद्ध होना। तो ब्रोक आउट, तो ये होगा इसका आंसर फ्रेजल वर्ब के अकॉर्डिंग। इसके बाद 99 है द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वेस्ट इलस्ट्रेट्स। तो यहाँ आपसे एक अलंकार पूछा गया है। ठीक है, तो अलंकार में है सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। ये है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्यों है, पर्सोनिफिकेशन की हिंदी होती है मानवीकरण। इसमें क्या है, इसमें जो आपकी हवा है, ओले हैं, फ्रॉस्ट है या फिर आपकी बर्फ है। देखो स्नो डांस्ड, क्या ये डांस कर सकती है, नहीं ना, लेकिन इनको एज अ मानवीकरण यूज किया गया, एज अ ह्यूमन बीइंग समझा गया, डांस कर रही हैं ये। ठीक है, ट्रीज के आसपास, ट्रीज के पार, तो इसलिए इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, मानवीकरण को। इसके बाद है स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट का क्या मतलब होता है, स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब होता है वन हु बिकम्स स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, जो खुद से कुछ काम करके स्मार्ट बन जाता है और बाय चॉइस रेदर देन फोर्स, जिसको किसी को फोर्स नहीं किया जाता किसी काम के लिए, बल्कि वो अपनी चॉइस से उस काम को करता है। इसके बाद है 101 चूज द करेक्ट पैसिव वर्ब फ्रॉम फॉर्म अगेंस्ट द वर्ब फॉर्म गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको यहाँ क्या बताना है, यहाँ आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है। किसकी पैसिव फॉर्म बतानी है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सेकेंड हैंड बुक्स बाय एंड सेल ऑन द पेवमेंट एवरी संडे ऑन दिस रोड, मतलब इस रोड पर सेकेंड हैंड बुक को खरीदा और बेचा जाता है। तो क्या होगा, आर बॉट एंड सोल्ड है या वर बॉट एंड सोल्ड है या फिर एवरी संडे को बेचा जाता है तो है आएगा ना, सिंपल है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए, आर बॉट एंड सोल्ड आएगा। ठीक है, इसका आंसर 101 का।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102, चूज द करेक्ट वर्ब या टेंस फॉर्म टू कंप्लीट द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर भी आपको करेक्ट वर्ब या टेंसेस में भरना है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल ए केमिकल रिएक्शन प्लेस। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका नंबर बी। क्या हो जाएगा नंबर बी? कि यहाँ आ जाएगा व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद द कार्बन। जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है कार्बन में तो एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल, और हाइड्रोजन फ्यूल में कंबाइन होता है तो एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो आंसर आपका ये प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। इसके बाद है 103, द स्कूल ऑफ द फ्यूचर मे नॉट अलाउ द चिल्ड्रन द फन ऑफ हैविंग। जो स्कूल है, फ्यूचर का जो स्कूल होता है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, वो अलाउ नहीं कर सकते बच्चों को फन के लिए, ऑफ हैविंग। किस तरीके का फन ये है इसमें है ए रियल क्लासरूम इन द स्कूल यार्ड विद रियल क्लासमेट्स एंड ह्यूमन टीचर। ठीक है, आगे जो स्कूल होंगे, फ्यूचर में जो स्कूल होंगे, वहाँ पे जो चिल्ड्रन होंगे उनको इस टाइप का फन नहीं मिलेगा कि रियल क्लासरूम हो, स्कूल हो, रियल क्लासमेट हो, बल्कि कंप्यूटराइज्ड के थ्रू लर्निंग होगी। कोई स्कूल की प्लेसेस नहीं मिलेंगे। देखिए धीरे धीरे समय बदल ही जाएगा, इतना अब तक बदल चुका है। 104 है ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ ए वास्ट डेजर्ट इज कॉल्ड। एक ग्रीन पैच है फ्रेश वाटर के साथ और ग्रीन ट्रीज हैं कहाँ पे? बहुत बड़े डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में। तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओसिस। क्या कहा जाता है? एन ओसिस। इसके बाद है जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन द ईयर। जॉन मिल्टन है वो किस ईयर में पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे 1608 में। ये एनसीईआरटी की बुक्स में है, आप पढ़ सकते हैं 6th 7th 8th की बुक्स में। मैच द फॉलोइंग है। ऑक्सीमोरोन किसको कहा गया है? यहाँ पे फेबल, मेटाफर और होमोफोन्स क्या हैं बताइए ये। ठीक है, ये कुछ इसमें अलंकार भी हैं, कुछ इसमें नॉर्मल होमोफोन्स भी हैं। तो ये क्या होते हैं? क्राइंग स्माइल्स, ये क्या है इसको समझते हैं। चलिए, ए का है ऑक्सीमोरोन का है क्राइंग स्माइल्स, जो रोते हुए स्माइल करते हैं ना, चिल्लाते हुए स्माइल, ऑक्सीमोरोन कहा जाता है। फेबल जो है आपका, फेबल कहा जाता है स्टोरी विद एनिमल्स एज करेक्टर्स कन्वेइंग ए मोरल। फेबल कहा जाता है एक ऐसी स्टोरी, वो फेबल होगा जो स्टोरी होती है एनिमल्स की जिसमें कोई मोरल छिपा होता है, जैसे पेरेंट्स एक स्टोरी बनाकर सिखाते हैं बच्चों को। मेटाफर की बात करें तो मेटाफर यहाँ पे क्या है? वो है यहाँ पे वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। ठीक है, और इसके बाद होमोफोन्स है साइड। होमोफोन्स कहते हैं जो सेम आपके साइड लेकिन अर्थ अलग होता है और बोलने में सेम होते हैं। इसके बाद है 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड बोथ एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब। इनमें से कौन सा ऐसा है जो जिसको नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ नहीं कर सकते? होप है, डिमांड है, सरप्राइज है, या फिर आपका डिवोट है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है डिवोट। जो डिवोट है ऐसा नहीं है, उसको यहाँ डिवोटी कहा जाता है अगर नाउन बनाना है तो। ठीक है, डिवोटी। लेकिन यहाँ पर उसको वर्ब की तरह तो यूज़ किया जा सकता है। डिवोट मतलब भक्ति करना, और बाकी होप आशा है मुझे, या होपिंग ऐसे होता है ना, तो ये वर्ब और नाउन दोनों। सरप्राइज, सरप्राइज्ड, डिमांडिंग, तो ये सब नाउन और वर्ब दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो डिवोट नहीं हो सकता। डिवोट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है? वर्ब है। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फोर बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट। दिस सेंटेंस सजेस्ट द आइडिया ऑफ। ये जो सेंटेंस है कि डेथ इन एन ओपन फील्ड इज, जो खुले में मर जाना जो होता है वो फोर बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट। तो वो जो छोटी सी झोपड़ी में मर रहे हैं उसके जीवन जीने से अच्छा है कि खुले में मर जाओ। तो ये जो सेंटेंस है वो किस चीज़ का आइडिया सजेस्ट करता है? सेफ्टी का बिल्कुल भी नहीं, हैप्पीनेस का नहीं, करेज का नहीं, फ्रीडम का। किसके लिए करता है ये? फ्रीडम ही तो बता रहा है ये वाली चीज़ जो है कि भाई खुले में मर जाओ, अच्छा है कि किसी झोपड़ी में छोटे से कमरे में रहो, यानी कि बंद के बंधुआ मजदूर रहो। द पोयम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर वाज रिटन बाय। ये जो पोयम है ये किसने लिखी है? ये क्वेश्चन आते हैं, ये लिखी है एस.टी. कॉलरिज ने। किसने लिखी नहीं है? यहाँ पे एस.टी. कॉलरिज ने। अब इसके बाद है नंबर, मैं अभी लास्ट आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। इसके बाद अभी आज मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन लेकर चल रही हूँ। कोशिश तो ये थी कि मैं 30 क्वेश्चन एक पार्ट में करा दूँ, तो मैं 60 क्वेश्चन ना किसी भी एक साल के आपको 2 पार्ट में करा दूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी उससे, तो बच्चे एक साथ ना टिक भी नहीं पाते, इतने स्टूडेंट्स जो होते हैं इतनी देर तक के लिए। वैसे ही एवरेज वॉच बहुत कम आता है आप लोगों का। तो फिर आज हम यहीं एंड करते हैं 110 क्वेश्चन पर। इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम द रोड नॉट टेकन रोड
रोड्स स्टैंड फॉर, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोएम है द रोड नॉट टेकन। तो इसमें रोड्स का क्या मतलब है, इसमें तो रोड्स का क्या मतलब है, इसमें है मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ दैट शेप। रोड का मतलब है कि वो चॉइस बनाना जो हमारी लाइफ को शेप कर सके, हमें लाइफ में कुछ बना सके। तो ये अभी 110 तक है, 111 से हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में, फिर थर्ड पार्ट भी हो सकता है इसका। तो 3 पार्ट में तो ये 1 साल के क्वेश्चन कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो आई होप कि क्लास आपको पसंद आई हो, और ये आर गुप्ताज की इंग्लिश की बुक है, और आप पढ़िए अच्छे तरीके से, तैयारी कीजिए, सीरियस हो जाइए आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं किए हो तो। थैंक यू सो मच।